सो हमारे पास बायो मैक्रोमॉलिक्यूल की एक लिस्ट है और वो एक एक करके पढ़नी है हमें। बायो माइक्रोमॉलिक्यूल में 4 लोग, एक का नाम है प्रोटीन, ऑल्सो नोन एज पॉलीपेप्टाइड्स। क्यों, अभी पता चल जाएगा। दूसरा ग्रुप है पॉलीसैकेराइड, तीसरा ग्रुप है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, also known as nucleic acid, और चौथा ग्रुप है, it is known as lipid। Lipid is pseudo macromolecule, rest of 3 is a true macromolecule। बाकी सब ट्रू मैक्रोमॉलिक्यूल के हैं। क्यों है? इनकी 2 वजह हैं। पहली वजह है कि बाकी सब पॉलीमर हैं, जितने भी तीनों हैं, तीनों के तीनों पॉलीमर हैं और इन सब का वजन 10,000 डाल्टन से ज्यादा। हमारा क्राइटेरिया क्या था? 1000। लिपिड का वजन 18 से लेकर 800 डाल्टन का है, जो 1000 डाल्टन से कम है। और दूसरा, लिपिड इज नॉट अ पॉलीमर, इट इज नॉट अ पॉलीमर। ये कोई पॉलीमर नहीं है। और एक वजह, लिपिड हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो देखा जाए हमारे पास जो 3 मॉलिक्यूल पढ़ने के लिए अभी के लिए है वो है प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, दैट इज नोन एज न्यूक्लिक एसिड, जिनमें से मैं एक एक करके तीनों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। जिसमें से पहला है प्रोटीन। चालू करें? चलो भाई, प्रोटीन को समझने की कोशिश करते हैं। द प्रोटीन, so protein are the polymer of amino acid, polymers of amino acid। प्रोटीन जो होते हैं वो अमीनो एसिड के पॉलीमर होते हैं। और अमीनो एसिड का डायग्राम और स्ट्रक्चर मैंने पहले भी आपको पढ़ा रखा है। बता पाओगे? चलो, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर आप सबको बताना है। ओके, एक तरफ NH2, एक तरफ CON, R, इसमें R इज, तो मैं R1 लिख दूं? R कुछ भी हो सकता है। R कितने प्रकार का? 20 प्रकार का। इन्हें भेजो, इन्हें भेजो। आओ, अलग बता दो। पहला दिन लेके बेटा, पहले आप देखो क्या नाम है? अतुल, गुस्सा मत होना। 20 अमीनो एसिड के नाम बताओ। अच्छा, अगर R की जगह H रख दें तो क्या होगा? साइटोसिन। तो बच्चा क्या कर रहे हो अपनी जिंदगी के साथ? क्या कर रहे हो? लेट होगा तो वो तो ठीक है, जवाब आ रहा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। R की जगह H है तो ग्लाइसिन, CH3 है, CH2 हो जाए, SD कर दो, AC कर दो, न्यूट्रल है तो जाओ बैठो। R फिक्स है कि वेरिएबल?
कितने तरीके से? तो मैंने एक अमीनो एसिड ऐसे लिखा, दूसरा अमीनो एसिड फिर से मैंने लिखा HNH. व्हाट इट मीन? NH2. COOH H और इसका नाम रखा R2. क्या नाम रखा? R1 और R2 सेम है कि अलग अलग? तो R कितने तरीके से वेरी कर सकते हैं? चलो मैंने एक और रखा HNH COOH R3 एंड सो ऑन. ये ऑलमोस्ट मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं बकवास करके. ये मोती है, ये रहे मोती और ये रहे मोती. एक एक मोती अलग अलग पड़ा है. अभी माला बना कि नहीं बना? लेकिन मैं अगर इन्हें जोड़ता जाऊं तो मोती आपस में जुड़ के क्या बना देंगे? माला. माला इज मोनोमर और पॉलीमर. और मोती इज, तो अमीनो एसिड इज, और इससे बनने वाला. तो बताओ ये आपस में अगर जुड़ जाए, ये सारे आपस में जुड़ जाए तो क्या बनेगी? व्हाट इज प्रोटीन? पॉलीमर ऑफ एक अमीनो एसिड का COH बॉन्ड, सॉरी COH ग्रुप, कौन सा ग्रुप? और दूसरे का NH2 मिलकर वाटर निकालते हैं. क्या निकालते हैं? तो H2 वो निकालते हैं. क्या निकालते हैं? H2. तो एक बॉन्ड बनता है CONH बॉन्ड. बोलो कौन सा? और दिस CONH बॉन्ड इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड. फिर से बोलो. और इस पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ गया तो मोनोमर किस में कन्वर्ट होने लगा? जरा ये देखो, अगर मैं यहां पर CONH बॉन्ड बना दूं तो इसका भी नाम पेप्टाइड बॉन्ड. तो एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से किस बॉन्ड से जुड़ने लगा? और क्या एक चेन बनने लगती है? मोती आपस में जुड़ने लगते हैं, माला बनने लगती है, और इस तरीके से आपके पास एक लंबी चेन मिलती है, और इस लंबी चेन का नाम प्रोटीन. नाउ व्हाट इज प्रोटीन? They are the polymer of. और याद रखना, बॉन्ड इन द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन अमीनो एसिड, बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन अमीनो एसिड, अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं दे आर नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड. तो बताओ किसी भी प्रोटीन में एक पेप्टाइड बॉन्ड होगा कि बहुत सारा? एंड दैट्स व्हाई प्रोटीन इज आल्सो नोन एज पॉलीपेप्टाइड. बोलो क्या बोलते हैं? ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक पेप्टाइड बॉन्ड हो कि मैनी. तो अगर मैनी पेप्टाइड बॉन्ड वाला कोई स्ट्रक्चर मिल जाए तो क्या बोलोगे? पॉलीपेप्टाइड. बुक ने इस पैराग्राफ में इससे ज्यादा पढ़ाने की कोशिश नहीं की, और मैं भी इससे ज्यादा पढ़ाने की कोशिश नहीं करूंगा इस पैराग्राफ में, पर इतना तो बताना ही पड़ेगा. पक्का? बताओ व्हाट इज प्रोटीन? प्रोटीन आर द पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड. तो बताओ मोनोमर मोतियों की तरह हैं और पॉलीमर माला की तरह. तो क्या मोती आपस में जुड़ के माला बना रहे हैं? तो उनके बीच में बॉन्ड होने चाहिए. बॉन्ड का नाम You got my point? तो पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में आप बताओगे. एक पेप्टाइड बॉन्ड की मैनी, तो बताओ इसे क्या बोलेंगे? पॉलीपेप्टाइड. अच्छा बताओ, यहाँ पर हर मोनोमर सिमिलर है कि डिसिमिलर? बताओ ये अमीनो एसिड और ये अमीनो एसिड सेम है कि अलग अलग? तो बताओ यहाँ पर जो पॉलीमर बना है वो एक ही प्रकार के मोनोमर के डिफरेंट? तो बोलते हैं प्रोटीन इज द हेट्रोपॉलीमर. कैसा पॉलीमर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेट्रोपॉलीमर? हेट्रोपॉलीमर का मतलब है दे आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ मोनोमर और डिफरेंट. दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर. ये अलग अलग प्रकार के मोनोमर से बने हैं. तो बताइए कितने पॉसिबल डिफरेंट मोनोमर हो सकते हैं? 20. कितने? 20. और उन 20 अमीनो एसिड को कितने पार्ट में बांटा था? 2. एक कौन? इसेंशियल. बोलो कौन सा? इसेंशियल. और एक
बेटा एनसीईआरटी में इस पॉइंट पर लिखा हुआ है तो बता देना। बताओ कितने प्रकार के अमीनो एसिड? एक कौन? इसेंशियल। दूसरा जिसे बॉडी बना लेगी, जिसे बॉडी नहीं बनाएगी। पक्का? जिसे खाने में लेना पड़ेगा, जिसे खाने में नहीं मिलेगा। हाँ? जो खाने में मिले ना मिले कोई बात नहीं है। तो बताओ अमीनो एसिड कितने प्रकार के हैं? और यहाँ होमोपॉलीमर है कि हेट्रो? तो कैसे प्रूव करोगे कि हेट्रोपॉलीमर? हो सकता है इसमें से एक ग्लाइसिन हो, क्या हो, एक सीरीन हो, एक ट्रिप्टोफैन हो। तो ये कितने तरीके से वेरी करती है? होमो के हेट्रो? तो मैं प्रोटीन का इतना स्ट्रक्चर पढ़ा करके प्रोटीन के फंक्शन की तरफ कूदूंगा। प्रोटीन में और भी बातें हैं लेकिन अगले पैराग्राफ में, अगले टॉपिक में। इतना मुझे वापस करो तो मैं आगे बढ़ूंगा। बताओ व्हाट आर द प्रोटीन्स? दे आर द एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से किस बॉन्ड से जुड़ा है? एंड दीज बॉन्ड आर नोन एज CONH बॉन्ड। बोलो। एक का कौन सा ग्रुप? COH और एक का NH2 आपस में जुड़ जाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं CONH। एक पेप्टाइड बॉन्ड की बहुत सारा, और इसीलिए प्रोटीन का दूसरा नाम पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड में जुड़ने वाले अमीनो एसिड सारे एक जैसे के अलग, और अगर ये अलग अलग हैं तो होमो की हेट्रो, दे आर द हेट्रोपॉलीमर। और कितने तरीके से वेरी करते हैं? ये जितने भी अमीनो एसिड है इनको कितने ग्रुप में बांटा गया? एक कौन? दूसरा जिसे बॉडी बनाए, जिसे बॉडी ना बनाए। पक्का? नाउ देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ द प्रोटीन। बहुत प्रकार की प्रोटीन्स है। बोलते हैं प्रोटीन्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी। जैसे इमारत बनाने के लिए ईंट चाहिए, सीमेंट चाहिए, वैसे बॉडी की इमारत को बनाने के लिए प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी। तो जो लोग जिम विम जाते हैं उनकी डाइट में प्रोटीन कम होनी चाहिए कि ज्यादा? ज्यादा। इसका मतलब उन्हें एनिमल प्रोटीन खाना चाहिए, चिकन मटन ये सब खाना चाहिए। पिक्चर थी दंगल शायद, बच्चियां साग सब्जी खाती थी, पहलवानी करनी थी, बॉडी बनानी थी, तो क्या खाने लगी? मुर्गा। तो बताओ क्यों? क्योंकि उन्हें क्या चाहिए? प्रोटीन तो सर दाल में भी होती है, पर दाल की प्रोटीन में सारे एसेंशियल अमीनो एसिड। इसलिए दुनिया में एनिमल प्रोटीन आर द बेस्ट प्रोटीन। फिर से नहीं सुना मैंने? Because they have almost all type of essential, no, almost all type of essential amino acid. सोयाबीन में भी अमीनो एसिड है, चने में भी अमीनो एसिड है, लेकिन जितने इसेंशियल अमीनो एसिड एनिमल प्रोटीन में है उतने इसेंशियल प्लांट प्रोटीन में नहीं है, ऐसा मानते हैं। तो याद रखना प्रोटीन ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक, और एक ग्रुप दिया गया है प्रोटीन के फंक्शन का। इनमें से एक प्रोटीन का नाम है कोलेजन। देखो बुक पे दिया है, क्या दिया है? कोलेजन। अब बताते हैं कोलेजन का फंक्शन क्या है। आपको मैंने कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाए थे, भूल गए आप लोग? पता था कनेक्टिव टिश्यू के बीच में सेल होती हैं, सेल के अलावा मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स के अलावा फाइबर होते हैं। अगर ये फाइबर ना होती तो सेल आपस में जुड़ी। एनिमल टिश्यू, बहुत ध्यान सुनना, वरना गए और तुम भी और मैं भी। एनिमल टिश्यू की कोशिकाओं को आपस में जोड़ने के लिए वी नीड फाइबर्स, और इन फाइबर का नाम है कोलेजन फाइबर। फिर से बोलो। तो बताओ कोलेजन फाइबर सेल के अंदर कि सेल के बाहर? सेल के अंदर। तो ये याद रखना कहाँ मिलेंगे? इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस। बोलो कौन? तो बताओ सेल के अंदर कि सेल के बाहर? तो बता दे रहा हूं, कोलेजन प्रोटीन ना होती तो एनिमल की कोशिकाएं आपस में जुड़ी। याद रखना, जब भी आपको चोट लगती है, कट लगता है, तो कोशिकाएं कट जाती हैं, साथ में कोलेजन फाइबर कट जाता है, और जब कोलेजन फाइबर कट जाता है तो आपको घाव पैदा होता है, वुंड।
और वुंड पैदा हुआ तो नीचे की आर्टरीज खुल जाती है, आर्टरीज खुलने की वजह से ब्लड बहने लगता है। आपको मैं ब्लेड मारूं, पानी निकलने लगेगा। क्यों निकला? कि जब ब्लेड मारी तो सेल के बीच में जितने फाइबर थे बचे कट गए, सेल कट गई, नीचे क्या थी? आर्टरी, आर्टरी कट गई, आर्टरी में, और वेन, वेन थी, वेन कट गई, वेन में क्या निकला? ब्लड, ब्लड निकला तो बताओ ब्लड बहने लगेगा। अब दो काम करने हैं, पहले तो बहते हुए खून को बंद करना है, इसे बोलते हैं ब्लड क्लॉट। बोलो क्या? देखो ध्यान सुनना, ब्लड क्लॉट होना एक टेम्परेरी काम है, यानी ब्लड जहां से निकल रहा था वहां थक्का जमा दिया आपने। थक्का जमना एक टेम्परेरी बात है, क्योंकि उस थक्के की पपड़ी के नीचे घाव भरा है कि नहीं भरा है? अगर जो ब्लड क्लॉट हुआ, पपड़ी जमी, पपड़ी को उछाल के देखो नीचे घाव भरा नहीं। तो ब्लड क्लॉटिंग एक अलग बात है। ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन के की जरूरत होती है। किसकी? अब ध्यान सुनना, है क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। लेकिन अगर मुझे घाव भरना है, क्या भरना है? इसका मतलब है जो कट गया है उसे सिलना है, और अगर जो कटा हुआ पार्ट सिलना है तो मुझे सिलने के लिए चाहिए फाइबर। बोलो क्या चाहिए? कौन से फाइबर? कोलेजन फाइबर को बनाने के लिए बॉडी में पाया जाता है हाइड्रोक्सी प्रोलीन। बोलो कौन? थोड़ा एक्स्ट्रा जा रहा हूं, ध्यान सुनना। हाइड्रोक्सी प्रोलीन, एंड दिस हाइड्रोक्सी प्रोलीन इट इज मेड अप ऑफ विटामिन सी। किसका? तो आप क्या खाइए, क्या बनेगा? क्या बनेगी? कोलेजन, घाव भरेगा। तो वुंड हीलिंग का विटामिन कौन सा है? विटामिन सी। घाव भरने का विटामिन, और थक्का जमने का। ये AFMC 2002 का क्वेश्चन है, 2001 या 2002, ये पेपर में दे रहा था और मैंने इसे गलत कर दिया था, क्योंकि मैंने रट्टा मार के पढ़ा था ब्लड क्लॉट, खून को जमने के लिए विटामिन के की जरूरत है, और मुझे लगता था जैसे ही बेटा थक्का जम गया वैसे ही घाव भर जाता होगा, मुझे यही लगता था। तो जब क्वेश्चन आया वुंड हीलिंग का विटामिन, तो मैंने क्या लगा दिया? विटामिन के। वो तो सही था कि गलत था? क्यों? विटामिन के क्लॉट बनाएगा, हील, और हील करने के लिए क्या चाहिए? कोलेजन फाइबर। क्यों? क्योंकि जो कटा है उसे सिला जाए, सिला जाएगा बेटा तो रस्सी चाहिए। कौन सी रस्सी? कोलेजन। और कोलेजन को बनाने के लिए हाइड्रोक्सी प्रोलीन, और हाइड्रोक्सी प्रोलीन को बनाने के लिए विटामिन सी। अब सुनना, 2 बार पहले भी क्लास में पढ़ा चुका हूं, कुछ लोगों ने ध्यान नहीं दिया था, अब ध्यान देना। जैसे ही आप गुटखा या तंबाकू या कोई भी हार्ड चीज अपने मुंह में डालकर चबाते हो, सामने देखो, वैसे आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन रप्चर होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन कटने लगती है। म्यूकस मेम्ब्रेन कटने की वजह से आपके घाव भरने लगते हैं। घाव बनने के लिए आपको घाव भरना पड़ेगा। घाव भरने के लिए कौन सी चाहिए? विटामिन सी। विटामिन सी क्या बनाएगी? कोलेजन, और कोलेजन फाइबर घटने लगेंगी, बढ़ने लगेंगी, और अगर कोलेजन फाइबर बढ़ने लगेंगे तो चीजें सॉफ्ट होने लगेंगी। हाँ, तो जितना ज्यादा आप खाएंगे मसाला गुटखा उतना मुंह कटेगा, और फिर भरेगा, फिर कटेगा, फिर भरेगा। बताओ क्या बढ़ने लगेंगे? कोलेजन फाइबर बढ़ने लगेंगे तो सॉफ्टनेस की हार्डनेस, और उसके बाद मुंह खुलना। क्यों? अंदर की तरफ से कोलेजन फाइबर ने आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन को पकड़ लिया। अब बताओ मुंह खुलना बंद। ये प्री कैंसरस स्टेज है। कैसी? आगे चल के आपको क्या हो जाएगा? कैंसर। क्योंकि बार बार घाव भरना, खाली होना, भरना, कटना, भरना, इसमें कौन सी प्रोटीन इन्वॉल्व है? कोलेजन। तो आपकी बुक ने इतनी कहानी नहीं पूछी, आपकी बुक ने बताया कोलेजन का काम क्या। देखो क्या लिखा, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, बस इतना लिखा हुआ है। आप मुझे बताओ कोलेजन प्लांट में मिलेगी कि नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि कोलेजन प्रोटीन कनेक्टिव टिश्यू में है। किसमें? और कनेक्टिव टिश्यू प्लांट में। हाँ पाल साहब, प्लांट में कितने प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं? 2। हाँ बोलो। हाँ भाई खड़े हो, नहीं पूछे? ऐसे ऐसे डर जाते हैं लोग
मत पूछो सर, कितने प्रकार के टिश्यू प्लांट में? पता नहीं, आवाज नहीं आ रही। 2, कौन कौन से? मेरिस्मेटिक, मेरिस्मेटिक कितने? 2, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ओरिजिन की बेसिस पर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, पोजीशन के बेसिस, एपिकल, इंटरकल। परमानेंट टिश्यू कितने प्रकार के? 2, सिंपल, कॉम्प्लेक्स। सिंपल कितने प्रकार के? 3, पैरेंकाइमा, कोलेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा। कॉम्प्लेक्स कितने? 2, जाइलम। सर हम पढ़ेंगे, रिवाइज नहीं करेंगे तो मरेंगे, मरेंगे। कहीं पर भी प्लांट टिश्यू में, कहीं पर भी प्लांट टिश्यू में कनेक्टिव शब्द आया? अब आए एनिमल टिश्यू। क्या? खड़े हो? यस यस। हाँ, एनिमल टिश्यू कितने प्रकार के? 3, 4, बोलो कितने? एपिथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। याद है? एपिथेलियम बहुत प्रकार की, याद है? सिंपल और स्ट्रैटिफाइड। रिवाइज मत करो, सिंपल और स्ट्रैटिफाइड, याद है? इसके बाद मसल्स 2, स्मूथ और 3, स्मूथ, स्ट्राइटेड, कार्डियक। कनेक्टिव टिश्यू लूज, डेंस, स्पेशल, लूज, एरियोलर, एडिपोज, डेंस, स्किन एंड टेंडन, लिगामेंट, याद है? स्पेशल, ब्लड, वो याद है? सर हम नहीं पढ़ेंगे, आपने पढ़ा दिया, हमको ये फीलिंग है कि हमें आता है। आता वाता कुछ नहीं है तुम्हें। कनेक्टिव टिश्यू शब्द कहां आया? और कनेक्टिव टिश्यू में कोलेजन फाइबर कहां आया? एनिमल। तो बताओ कोलेजन प्लांट में होगी कि नहीं होगी? इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ प्लांट में कोलेजन होगी। बैठो, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, इंटरसेलुलर सब्सटेंस ग्राउंड में कहां पर? एनिमल। कौन सी प्रोटीन? कोलेजन को बनाने के लिए विटामिन सी। एक प्रोटीन की इतनी कहानी है, बताओ। प्रोटीन इज द पॉलीमर अमीनो एसिड। बहुत सारी प्रोटीन है, हमारी बॉडी की बिल्डिंग ब्लॉक है। इसमें मैंने अभी एक का काम बताया, बोलो कौन? कोलेजन। अब चाहिए पूरा फुल। कोलेजन किससे बनती है? विटामिन सी। पक्का? बहुत धन्यवाद। प्लांट में कि एनिमल में? घाव भरने के काम आएगी, खून जमाने के काम आएगी। खून जमाने के काम, खून जमाने के लिए कौन? पक्का? अब सुनो, दूसरी प्रोटीन आपकी बुक में दी गई है ट्रिप्सिन। आई थिंक क्या दी है? ट्रिप्सिन। भाइयों बहनों, ट्रिप्सिन के आगे उन्होंने लिखा है एंजाइम। बोलो। अब एक लाइन दोबारा लिखिए, वैसे भी कई बार पढ़ा चुका हूं। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। All enzymes are protein except राइबोसाइम। तो एक ट्रिप्सिन ना लिखते, कोई भी एंजाइम लिख देते, वो प्रोटीन ही होता। अब सुनो, इन्होंने ट्रिप्सिन लिखा है, मेरा मन कर रहा मैं पेप्सिन लिख दूं। बताओ ये भी क्या है? मेरा मन कर रहा मैं रेनिन लिख दूं। मेरा मन कर रहा लाइपेज लिख दूं। मेरा मन कर रहा एमाइलेज लिख दूं। एंजाइम। और ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। इनमें से कोई भी बंदा प्रोटीन है? यस और नो? एक्सेप्ट राइबोजाइम। क्या था? आरएनए। कौन सा आरएनए? 23S आरएनए। ये आपकी बुक में दूसरी प्रोटीन दी है, हटाते हैं। तीसरी प्रोटीन क्या दी? इंसुलिन। इंसुलिन इज अ प्रोटीनस हार्मोन। प्रोटीनस हार्मोन। कई तरीके के हार्मोन पाए जाते हैं। हार्मोन मेनली आर ऑफ 3 टाइप। एक होते हैं प्रोटीन डेरिवेटिव। समीम बाबू खड़े हो जाओ। एक होते हैं स्टेरॉइड डेरिवेटिव।
स्टेरॉइड डेरिवेटिव हार्मोन नाम बताओ। चुप रहो। वेरी गुड। कल मैंने पढ़ाया था कोलेस्टेरॉल, याद आया? कोलेस्ट्रॉल से बनने वाले हार्मोन स्टेरॉइड। एंड्रोजन थे, एस्ट्रोजन थे, टेस्टोस्टेरोन था। शाबाश, बैठो। स्टेरॉइड डेरिवेटिव। इसके अलावा अमीनो एसिड डेरिवेटिव। तो हार्मोन कई प्रकार के हैं, उनमें से एक प्रकार का हार्मोन प्रोटीन डेरिवेटिव है, और उस प्रोटीन डेरिवेटिव में एक हार्मोन का नाम इंसुलिन। अल्फा सेल की बीटा सेल ऑफ आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पैनक्रियास। कौन सी? पैनक्रियास। 3 प्रोटीन हो गई। तीनों के बारे में जो जो कुछ आता है बताओ। कोलेजन इंटरसेलुलर ग्राम सरफेस। दूसरा ट्रिप्सिन एंजाइम, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। तीसरा इंसुलिन, इंसुलिन इज हार्मोन, ऑल हार्मोन्स आर प्रोटीन। सही की गलत? हार्मोन आर ऑफ 3 टाइप। बोलो। प्रोटीन डेरिवेटिव, स्टेरॉइड डेरिवेटिव और अमीनो एसिड डेरिवेटिव। तो इंसुलिन कौन सा है? सेक्स हार्मोन। थायरॉक्सिन अमीनो, टायरोसिन नाम के अमीनो एसिड से बनने वाला थायरॉक्सिन। आगे बढ़े। आगे कौन सा नाम दिया है प्रोटीन का? एंटीबॉडी। भूल ही गए होंगे, कल ही तो कुछ दिन पहले पढ़ा था। एंटीबॉडी याद है? एंटीबॉडी नॉर्मल प्रोटीन की ग्लोबुलर, लंबी लंबी की ग्लोबुलाइन, और ग्लोबुलर प्रोटीन थी जो इम्यून सिस्टम मेंटेन करती थी, हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस सिस्टम पैदा करती थी। रेजिस्टेंस सिस्टम, और रेजिस्टेंस सिस्टम को मैंने डिटेल में पढ़ाया किस नाम से? इम्यून सिस्टम। बोलो। और इसीलिए एंटीबॉडी का दूसरा नाम था इम्यूनोग्लोबुलिन। ऐसी ग्लोबुलर प्रोटीन जो आपके इम्यून सिस्टम को मेंटेन करें, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। खड़ी हो। 5 प्रकार की और सीक्वेंस के हिसाब से बोलो। पहले बताओ, तेजी से बोलो। It was IgG. What is the full form? Immunoglobulin gamma. Gamma है? Yes sir. IgA, immunoglobulin alpha. IgM, याद है? Yes sir. Immunoglobulin mu. IgD, immunoglobulin delta. IgE, एप्सिलॉन। सबसे ज्यादा कंटेंट, सबसे कम। यादव जी खड़े हो, पूछ तो सकते ही, पढ़ाया तो। एलर्जी में कौन सी? एकदम शांत। अरे यार, एलर्जी में कौन सी एंटीबॉडी? IgG। जल्दी में बोल दिया सर, अपने हिसाब से समझ में। IgG। कहां कर रहे हो यादव जी? IgG की IgE मास सेल में टकराती है। yes, मास सेल से हेपेरिन, हिस्टामिन निकलता है। yes, चकत्ते पड़ते हैं। yes, मैंने पढ़ाया था। सांस लेने में तकलीफ होती है। वॉइसोडाइलेशन, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन, याद आया? आंखों से पानी आता है, छींक आती है, ये सब क्या है? एलर्जी। मास सेल में कौन घुसा? IgE। बैठो। इसके पहले मां के मिल्क में IG, प्लेसेंटा में प्लेसेंटा को कौन क्रॉस करती है? मिल्क में। और एलर्जी में IG। नाम याद है? इम्यूनोग्लोबुलिन गामा, अल्फा, म्यू, डेल्टा, एप्सिलॉन। 2 पोर्शन थे, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। जो Y में स्टैंड था कांस्टेंट, और एक वेरिएबल एंटीजन बाइंडिंग साइट। 3 दिन पहले 4 दिन पहले चैप्टर पढ़ा। कुछ लोगों को लग रहा है सर किस भाषा में बात कर रहे हैं।
कुछ लोगों को लग रहा होगा ये क्या पढ़ाने लगे, ये सब हम लोगों ने पढ़ रखा है और ये हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को मेंटेन करते हैं। हटाएं, हाँ इनको भी हटाते हैं। आप बताओ क्या दिया, रिसेप्टर। देयर आर सो मैनी रिसेप्टर अपॉन द बॉडी, उनमें से कुछ रिसेप्टर हैं जो प्रोटीन के बने हैं, प्रोटीन रिसेप्टर्स हैं। अब आप कहेंगे सर प्रोटीन रिसेप्टर तो आपने नहीं पढ़ाए थे, आपने पढ़ाया था कि सेल में जो ग्लाइको पोर्शन होता है, भूल गए कौन सा पोर्शन, ये रिसेप्टर की तरह काम करता है। यस मैंने पढ़ाया था 40% लिपिड, 52%, 8% कार्बोहाइड्रेट, कोलेस्ट्रॉल वगैरह याद है। और मैंने बोला था उनमें से कुछ क्या बनाते हैं, रिसेप्टर। आज मैं बता रहा हूं देयर आर सम रिसेप्टर विच आर प्रोटीन इन नेचर, यानी मेम्ब्रेन में है, रिसेप्टर की तरह काम कर रहे हैं, चीजों को रिसीव कर रहे हैं, लेकिन बने हैं ग्लूकोज के भी, प्रोटीन के। इनके 3 नाम याद रखिएगा, STH, स्मेल का रिसेप्टर प्रोटीन रिसेप्टर है, टेस्ट का रिसेप्टर प्रोटीन रिसेप्टर है, और हार्मोन को रिसीव करने वाले रिसेप्टर भी प्रोटीन रिसेप्टर है। स्मेल को रिसीव करने वाला रिसेप्टर प्रोटीन रिसेप्टर है, टेस्ट को रिसीव करने वाला रिसेप्टर भी बेटा प्रोटीन रिसेप्टर है, और हार्मोन को रिसीव करने वाला रिसेप्टर भी प्रोटीन रिसेप्टर है, STH। दीज आर द प्रोटीन रिसेप्टर। ओके, इसके बाद GLUT4। अब सुनो, ये कई सालों से मैं पढ़ाता रहा और जिस साल आया बहुत सिंपल बन के आया। एक प्रोटीन का नाम है ग्लूट। ग्लूट को आप 2 भागों में बांटिए, ग्लू एंड टी। ग्लू का मतलब ग्लूकोज और टी का मतलब ट्रांसपोर्टर। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ये वो कैरियर प्रोटीन है जिनके थ्रू ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होता है। कुछ लोग तो भूल ही गए होंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, याद है? चीजें एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। अगर वो कैरियर प्रोटीन से जाने लगे या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो बताओ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इट ग्लूट इज कैरियर प्रोटीन। फिर से बोलो, ग्लूट इज कैरियर प्रोटीन। नाम सुनो, व्हाट इज ग्लूट? ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। इनसे क्या कैरी होता होगा? ग्लूकोज। प्रोटीन नहीं बिटिया, पूरा नाम क्या है? ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ये एक कैरियर प्रोटीन है जिससे क्या निकल के जाता है? ग्लूकोज। फिर से, ये जिससे क्या निकल के जाता है? पक्का? ग्लूकोज इनसाइड जा सकता है या फिर आउटसाइड जा सकता है। ऐसे ग्लूट बहुत है, ग्लूट 1, ग्लूट 2, ग्लूट 3, ग्लूट 4 एटसेट्रा। पर हमारी बुक ने ग्लूट 4 ही क्यों दिया, इसके पीछे का कारण सुन लो, और उसको सुनाने के लिए मुझे ये खत्म करना पड़ेगा। बताओ, ग्लूट 1 भी क्या है? ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ग्लूट 2 क्या है? ग्लूट 3 क्या है? और ग्लूट 4 क्या है? काय पीठ में ठोक रहे हो? इधर देखो, हद है। बताओ रिसेप्टर कितने हैं? हाँ, 3। एक कौन? इसमें ये तीनों प्रोटीन रिसेप्टर हैं। और इसके बाद आखिरी प्रोटीन कौन सी पड़ी? ग्लूट। ग्लूट का नाम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ये प्रोटीन कैरी करती है, ये कैरियर प्रोटीन है जो क्या कैरी करती है? ग्लूकोज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। ग्लूट बहुत तरीके की है, 1 2 3 4। यहाँ पर कौन सी दी गई? ऐसे मेरा मन कर रहा तुम्हारे 5 मिनट बर्बाद करने का, और मैं ये 5 मिनट बर्बाद करूंगा और खुशी खुशी बर्बाद करूंगा। इधर देखो, हमने यहां से खाना खाया, फूड,
माउथ से खाया, ईसोफेगस में आया, स्टमक में आया, इंटेस्टाइन में आया, इंटेस्टाइन की इलियम में आया और फूड को किया गया एब्जॉर्ब। तो आधे से ज्यादा लोग फूड का एब्जॉर्प्शन का मतलब समझ ही नहीं पाते। हमने खाना ब्लड में खाया कि इंटेस्टाइन में? इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में जो हमने खाना खाया वो रोटी थी। क्या थी? रोटी। उसमें था स्टार्च। क्या था? स्टार्च हुआ डाइजेस्ट। क्या हुआ? और स्टार्च से बना ग्लूकोज। क्या बना? ग्लूकोज कहां बना? इंटेस्टाइन। फिर बोलो। और इंटेस्टाइन से ग्लूकोज निकला और ब्लड में आया। कहां पर आया? तो ब्लड में ग्लूकोज पहुंचना, इट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। फिर से बोलो। यानी इंटेस्टाइन की दीवारों में ब्लड वेसल्स खुली हैं और इन्हीं ब्लड वेसल्स में कौन घुस गया? ग्लूकोज। और ग्लूकोज ब्लड में घूमने लगा। तो पूरे ब्लड में ग्लूकोज कब ज्यादा हो जाता होगा? पता नहीं कब। अरे जब हम खाना खाते होंगे, डाइजेस्ट हो जाता होगा, तो खाना खाने के आधे 1 घंटे के अंदर ब्लड में ग्लूकोज कम की ज्यादा? पर ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा जो हुआ है वो ब्लड को जरूरी नहीं है, बल्कि टिश्यू को जरूरी है। किसको? टिश्यू कह रहे हैं हमको दो, क्योंकि हम कर रहे हैं मेटाबॉलिज्म। बोलो क्या नाम है? और मेटाबॉलिज्म करते वक्त हमें क्या चाहिए? एनर्जी। फिर से बोलो। और एनर्जी किससे आती है? फूड से। फिर से बोलो। तो बोले तुम्हारा नाम क्या? बोले मैं हाथ का टिश्यू हूं, मुझे तुम एनर्जी दो। तो बोलो अपने मालिक से कहो कि हाथ को खाना खिलाए। हाँ, यहाँ पर रोटी खाते हैं, ले बेटा खा ले। हाथ खाना खाता, इंटेस्टाइन खाती है, लेकिन खाना इन्हें भी चाहिए। किसके थ्रू जाएगा? ब्लड। तो ब्लड में जब ब्लड बहते बहते हाथ के टिश्यू पे पहुंचा, तो हाथ के टिश्यू ने कहा भैया ग्लूकोज दे दो। बोले बिल्कुल देंगे। ग्लूकोज कहां से छोड़ा गया? ब्लड से। कहां पर? टिश्यू। पक्का? बताओ, ब्लड से जब निकला तो यहाँ पर ब्लड वेसल्स की वॉल थी। क्या थी? और उनमें थी सेल्स। क्या थी? और टिश्यू में भी है बेटा सेल मेम्ब्रेन। तो बताओ, यहां से बेटा ग्लूकोज निकला और यहां पर घुसा कैरियर प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? फिर से बोलो। तो बताओ, कैरियर प्रोटीन ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करके कहां से कहां ले जा रही है? ब्लड टू टिश्यू। इन्हीं कैरियर प्रोटीन का नाम क्या है? ग्लूटाफोर। बोलो कौन? और ये ग्लूटाफोर इंसुलिन से रेगुलेटेड है। किससे? क्यों? अगर इंसुलिन ना हो, सुन लो बेटा, फिर आएगा काम। अगर इंसुलिन ना हो तो ग्लूटाफोर है लेकिन खुलेंगे। फिर सुनो, अगर इंसुलिन ना हो तो ग्लूटाफोर है लेकिन खुलेंगे। तो जो ग्लूकोज ब्लड में है वो ब्लड में ही रहेगा, कहां नहीं जाएगा। अगर टिश्यू में नहीं गया तो टिश्यू के पास ग्लूकोज कम और ब्लड में ग्लूकोज, और ये ब्लड में ग्लूकोज जाएगा किडनी में। कहां पर? और किडनी इसे भेज देगी यूरिन में। किसमें? और यूरिन हो जाएगा स्वीट। कैसा हो जाएगा? और मीठे यूरिन का नाम होता है डायबिटीज मेलाइटस। फिर से बोलो। बिल्कुल भी समझ में नहीं आया सर आपने क्या पढ़ाया? आया? हमने क्या खाया? खाना खाना इसको हम रोक। खाना खाया तो ग्लूकोज टिश्यू में बढ़ गया। कहां पर? ब्लड में। ब्लड के ग्लूकोज को कहां भेजना है? किसके द्वारा? कौन भेजेगा? इंसुलिन कहेगा कि ग्लूटाफोर खुल जाओ। खुलने पर खाना का ग्लूकोज जो ब्लड का था वो कहां चलेगा? टिश्यू। मान लो इंसुलिन क्या हो गया? कम। अगर इंसुलिन कम हो गया तो ये रिसेप्टर खुलेंगे, तो ग्लूकोज कहां पर आ जाएगा? ब्लड में। लेकिन जाएगा कहां? नहीं, टिश्यू में। तो ब्लड में ग्लूकोज कम की ज्यादा, और ये हाइपरग्लाइसीमिया क्या किडनी में पहुंचेगा? यूरिन में निकलेगा। बताओ, बीमारी डायबिटीज। तो बताओ, कौन से ग्लूट हैं जो इंसुलिन से खुलते हैं? तो मैंने कहा ग्लूटाफोर ही क्यों दिया गया बुक में? क्योंकि उन्हें बताना था बाकी ग्लूट इंसुलिन से रेगुलेटेड केवल कौन? और ये क्वेश्चन शायद पिछली साल 2019 में पूछा गया कि बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरियर प्रोटीन इज रेगुलेटेड बाय इंसुलिन? कौन सा?
कौन सी कैरियर प्रोटीन है जो इंसुलिन के द्वारा रेगुलेटेड है? ग्लूट। फुल फॉर्म ऑफ ग्लूट? इट इज ग्लूट। नहीं आया ना? आ गया? हटा दें? हाँ, अब 5 प्रोटीन के काम बता दो, मैं आगे बढ़ जाऊं। जो आपकी बुक में दी गई 5 है कि 6? 6। चलो, जो लोग बिना देखे बता देंगे, मैं सोचूंगा प्रोटीन वाला पोर्शन सही से पढ़ा है। कोलेजन का काम, इट इज इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस। हीलिंग का काम करेगा। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, दूसरा ट्रिप्सिन। क्या ये एंजाइम है? ऑल एंजाइम्स आर इंसुलिन है। ऑल हार्मोन्स आर प्रोटीन। क्या इंसुलिन एक हार्मोन है? शाबाश मेरे बच्चे। क्या ये प्रोटीन डेरिवेटिव है? 3 तो हो गया, चौथा क्या दिया है? एंटीबॉडी। सिंपल प्रोटीन की ग्लोबुलर। आईजी नाम है। इम्यूनोग्लोबुलिन 5 हैं। गैम्डे हैं। गामा, अल्फा, म्यू, डेल्टा। हमारे को प्रोटेक्ट करती है, इम्यूनिटी बनाती है। 4 लोगों के काम हो गए। 5वां रिसेप्टर। सारे रिसेप्टर प्रोटीन के होते हैं। 3 है। एस टी और इसके अलावा ग्लूट है, फुल फॉर्म। क्या दुनिया में केवल ग्लूट 4 ही है? बहुत है। 7 प्रकार के ग्लूट हैं। 7 1 2 3 4 5 6 7। इसमें कौन सा केवल किससे रेगुलेटेड है? इंसुलिन। बाकी सब भी ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करते हैं, लेकिन एक बंदा ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन। कौन? पक्का याद रखना। बोलते हैं कि कोलेजन ये एक एनिमल प्रोटीन है। इट इज अ एनिमल प्रोटीन। ये प्लांट में मिल भी नहीं सकती। और बोलते हैं इट इज द मोस्ट अबंडेंट एनिमल प्रोटीन। इससे ज्यादा मात्रा में कोई भी प्रोटीन नहीं पा जाती। एनिमल, मोस्ट अबंडेंट एनिमल प्रोटीन। वहीं पर एक एंजाइम है, नाम है रूबिस्को। इट इज अ एंजाइम। इस एंजाइम का फुल फॉर्म है राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस। और रूबिस्को एंजाइम C3 साइकिल का एंजाइम है। और C3 साइकिल फोटोसिंथेसिस के लिए यूज होती है। और फोटोसिंथेसिस एनिमल करते हैं, प्लांट करते हैं। और प्लांट की ऑलमोस्ट सारी कोशिकाएं काम करते हैं। और एज वी नो ऑल एंजाइम्स आर, तो रूबिस्को भी प्रोटीन है। इट इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑफ प्लांट वर्ल्ड। अरे पहले इतना लिखो, फिर होल वर्ड लिखाएंगे। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑफ प्लांट वर्ल्ड। पहले ये 2 क्वेश्चन बताओ मुझे। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑफ एनिमल वर्ल्ड एंड मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑफ प्लांट वर्ल्ड। अब बताओ, पूरी दुनिया में प्लांट ज्यादा कि एनिमल? हाँ, कुछ लोग कहेंगे एनिमल। प्लांट ज्यादा कि एनिमल? तो बताओ, रूबिस्को इज ओवरऑल मोस्ट अबंडेंट, क्योंकि प्लांट इस दुनिया में ज्यादा है। तो रूबिस्को इज ओवरऑल मोस्ट अबंडेंट। अगर पूरा देखा जाए कि सब में मिलाकर देखा जाए तो सबसे ज्यादा कौन? इतने पॉइंट प्रोटीन में इस पैराग्राफ में थे, आपको आने चाहिए। आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे? बताओगे? चलो भाई बता दो। व्हाट इज
व्हाट इज प्रोटीन? होमोपॉलीमर के हेट्रोपॉलीमर ऑफ अमीनो। विच बॉन्ड? one peptide bond many, that's why protein is polypeptide। बड़ी नींद आ रही। पॉलीपेप्टाइड? अच्छा बताओ, प्रोटीन पे हम हेट्रोपॉलीमर है और किसकी बनी है? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड कितने प्रकार की? 2 3। तो एक इसेंशियल, दूसरे, और टोटल नंबर 20। और अलग अलग फंक्शन है। 6 प्रोटीन के फंक्शन याद है? और मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन याद रहेगा? एनिमल वर्ड और प्लांट वर्ड, इसको याद रहेगा? तो प्रोटीन के पैराग्राफ के बाद हमारे पास दूसरा है पॉलीसैकेराइड। इतने बेचारे थके हारे हैं, क्योंकि आज एक क्लास नहीं होनी, फिर भी थके हारे हैं। केमिस्ट्री नहीं है? नहीं थी? अब तो एनर्जी में रहो यार, गर्मी लग रही। पॉलीसैकेराइड, कुछ भी पूछो तो तकलीफें तो बहुत है ना। दे आर द पॉलीमर ऑफ मोनोसैकेराइड। पॉलीमर ऑफ मोनोसैकेराइड्स। तो अब की बार जो मोती आपस में जुड़कर माला बना रहे हैं, तो माला का नाम तो सर पॉलीसैकेराइड है, लेकिन मोती का नाम और मोनोसैकेराइड है। तो बताओ, पूरी माला पॉलीसैकेराइड, मोती का नाम और मोनोसैकेराइड की अपने पास लिस्ट है ना? ठाकुर साहब लिस्ट बताओ मोनोसैकेराइड की। बाकी दोस्ती अनिकेत नहीं चलेगी। ठाकुर साहब को थोड़ा सा सीखने दो। बताइए मोनोसैकेराइड की लिस्ट। चित्रांग बाबू, इनको थोड़ा सिखाओ, नहीं बर्बाद हो जाएंगे। कुछ और होने वाला नहीं है। 3 कार्बन। अब ठाकुर साहब खड़े रहियो। 4 कार्बन टेट्रोस, 5 कार्बन पेंटोस। सावारे बच्चों शाबाश। 6 कार्बन हेक्सोस, याद है? 7 कार्बन। यही 3 दिन से कर रहे, लेकिन यही भी नहीं आ पाया मेरे एक बच्चे को, ठाकुर साहब को। मतलब मैं नहीं पढ़ा पाया, मतलब मैं अच्छा टीचर नहीं हूं। एम्पिरिकल फार्मूला CnH2n, ये हमारे कोर्स में ये है, ये इसका फार्मूला C5H10O5, याद है? इसका फार्मूला C6, पक्का? इसमें कौन सी शुगर थी? हाँ? और यहाँ ग्लूकोज। हमें तो बहुत थी, लेकिन हमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज काफी थी। और बताओ, ये सब मोनोमर की पॉलीमर। अब यही आपस में जुड़ के क्या बनाने? और पॉलीमर का नाम पॉलीसैकेराइड। सौभाग्य कहो दुर्भाग्य कहो, हमें स्ट्रक्चर मालूम है? ठाकुर साहब से पूछना नहीं है, बस ठाकुर साहब को बताना है। 5 पोजीशन पेंटोस की याद है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें पक्का? अब इसमें ग्लूकोज बताना है। हाँ, पहला पोजीशन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और बताओ, ये ग्लूकोज है? ये। अब ये आपस में जुड़ने लगे तो पॉलीसैकेराइड, और ये आपस में जुड़ने लगे पॉलीसैकेराइड। सौभाग्य से इनका पॉलीसैकेराइड अपने अपने कोर्स में नहीं है, और हमें मालूम भी नहीं है कौन सा है। ग्लूकोज। तो अभी भूमिका तैयार हुई है, अब मैं पॉलीसैकेराइड बनाने जा रहा हूं। तो अगर मैं आपस में ग्लूकोज को जोड़ने लगूं तो क्या क्या बन सकता है? उसका नाम बैठिए ठाकुर साहब, पढ़ के आइए।
बुरा तो नहीं लग रहा? हाँ बिल्कुल नहीं। मम्मी की तबीयत कैसी है? पापा की सही है? ठीक, बैठो। पॉलीसेकेराइड्स आर पॉलीमर ऑफ मोनोसेकेराइड, और हमारे पास मोनोसेकेराइड में एक ही मोनोसेकेराइड में बता रहा हूं, इतने सारे में बोलो कौन? ग्लूकोज। अगर तुम ग्लूकोज मोनोसेकेराइड को सीख लो तो काफी बन जाएगा। बोलते हैं पॉलीसेकेराइड में कुछ एग्जाम्पल है, पॉलीसेकेराइड में कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है सेलुलोज, इट इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का पॉलीमर है। और याद रखना, इट इज अ लीनियर पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। मैं कोशिश कर रहा हूं, अल्फा बीटा एनोमेरिक पोजीशन मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं अपनी बायोलॉजी के हिसाब से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझसे एनोमेरिक कार्बन कभी मत पूछना, वो केमिस्ट्री का पॉइंट है, वो पूछना उनसे। अभी आपको मैं ग्लूकोज बना के दिखाता हूं और आप मुझे बताइए। पहली पोजीशन थी OH, दूसरी OH, तीसरी OH। हालांकि OH अंदर जाएगा, कहाँ जाएगा? मैं पहले से बोल दे रहा हूँ, ऑनलाइन में भी लोग जो सुन रहे हैं ध्यान सुन ले, मैं बार बार बाहर बनाऊंगा। एनोमेरिक पोजीशन से मुझे नहीं मतलब, वो केमिस्ट्री में देखेगा। अगला वाला OH, COC, CH2OH। एक और बनाओ ताकि समझ में आए कुछ करने जा रहा हूं। यस, पहली पोजीशन, दूसरी, तीसरी, चौथी OH, COC, CH2OH। बताओ ये क्या है? ग्लूकोज। ये भी क्या है? फिर से पहली पोजीशन OH, दूसरी, तीसरी, चौथी OH, COC, CH2OH। आगे तुम समझदार। आप सुनो, ये सब के सब मोनोमर हैं और इनकी पोजीशन 1 2 3 4 5 6, छठा कार्बन। 1 2 3 4 5 6, छठा बार है। 1 2 3 4 5 6, छठा बार। अब सुनना, पोजीशन नंबर 1 और 4, पोजीशन नंबर मिलकर वाटर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? H2O, H2O निकल जाएगा और जैसे ही H2O निकलेगा एक COC बॉन्ड बनेगा, COC। पोजीशन होगी 1,4। इस बॉन्ड का नाम होगा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? 1,4 ग्लाइकोसिडिक। ना अब इसे तोड़ो। कौन सा? 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनने लगेगा। अगेन यहां पर भी कौन सा बॉन्ड? 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और इस तरीके से मोनोमर आपस में जुड़कर एक पॉलीमर बनाने लगेंगे। और ये पॉलीमर में ब्रांच है कि नहीं है? देखो है कि नहीं है? अगर नहीं है तो याद रखना ये कैसा पॉलीमर माना जाएगा? लीनियर। सो सेलुलोज इज, याद रखना सेलुलोज इज लीनियर। जो दो बातें बता देगा मैं समझूंगा मैंने सही पढ़ाया। बताओ, सेलुलोज इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। और कैसा पॉलीमर? और विथ विच बॉन्ड? इनमें बॉन्ड कौन से हैं? 1,4 ग्लाइकोसिडिक। और इनमें भी अल्फा और बीटा बॉन्ड होते हैं, वो बाद में टीचर सब तुम्हारे केमिस्ट्री वाले पढ़ाएंगे। तो 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और इसमें ब्रांचेस नहीं है। तो कभी कोई पूछे व्हाट इज सेलुलोज? सेलुलोज इज linear polymer of glucose are having the bond 1,4 glycosidic bond। नहीं आया? हटा दें। दूसरा पॉलीसेकेराइड है स्टार्च। स्टार्च
स्टार्च इज अगेन, एक मिनट और, इसके पहले बताओ सारे के सारे मोनोमर सेम थे कि डिफरेंट? तो दो, वो अगर सेम मोनोमर है तो हेट्रो की होमो, तो बताओ पॉलीसेकेराइड्स आर होमोपॉलीमर। प्रोटीन वो ये वाला, आइए स्टार्च, स्टार्च इज होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। स्टार्च एक ग्लूकोज का होमोपॉलीमर है, बट इट इज ब्रांच्ड। ब्रांच्ड है ये। बताइए सेलुलोज कैसा था? लीनियर। ये कैसा है? वो भी किसका पॉलीमर था? ये भी, दोनों ग्लूकोज के पॉलीमर है, तो स्ट्रक्चर एक ही जैसे बनेंगे, बस ब्रांचेस निकलेंगी। देखिए कितने लोग हैं जो मेरे साथ बनाने वाले हैं। चलो इधर आओ, चलो भाई कई बना लेते हैं ताकि ये ना हो कि लंबी चेन नहीं बन रही। बाकी पोजीशन में आपसे बातें पूछूंगा। चलो बताओ, पहली पोजीशन, दूसरी, तीसरी, चौथी, और CH3 और CH2। थैंक यू वेरी मच। चलो भाई पहली पोजीशन OH, फिर OH, फिर OH, फिर OH, COC, CH2। अगेन पहली पोजीशन OH, दूसरी OH, तीसरी फिर OH और COC, CH2 OH। मन नहीं कर रहा ना? पहली पोजीशन OH, मुझे NCERT का वो डायग्राम बनाना, ये वाला OH, ये वाला OH, COC, CH2। अब जरा ध्यान से देखना, पहले लीनियर बॉन्ड बनाने। कौन से बॉन्ड? चलो लीनियर बॉन्ड बनाते वक्त यहां पर कौन सा बॉन्ड? COC। यहां पर कौन सा बॉन्ड? COC। और यहां पर भी कौन सा बॉन्ड? कौन सा? COC। बताओ कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड है? जरा इन बॉन्ड के नाम बताओ। इट इज 1,4, 1,4, 1,4 और सारे के सारे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सर क्या ये तो लीनियर ही हुआ, ये भी लीनियर हुआ। सर ब्रांच कहां है? अभी ब्रांच दिखाते हैं। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब ध्यान से देखिएगा, नाउ द ब्रांच। पहली पोजीशन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी CH2OH, याद रहेगा। और इसी में COC, देखना बंद कर दिया आपने। अब देखना पोजीशन नंबर 1 2 3 4 5 6, पोजीशन नंबर 1 2 3 4 5 6, पोजीशन नंबर 6, ये वाला 6 और 1 के बीच में CH2OC बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? CH2OC बॉन्ड। इट इज 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। नहीं आया ना? बिल्कुल नहीं आया। 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो जहां ब्रांच बनेगी वहां पर 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब ध्यान से देखना, ये वाला पोजीशन ब्रांचिंग का है, लेकिन ये बंदा फिर से बाहर आया और इस बंदे के साथ फिर से चेन बनाई मैंने। चेन जैसे ही बनाई क्या बना होगा, जरा ध्यान से देख के बताइएगा। यस, ये कौन सी है? 1, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला CH2OH। बताइए ये वाला 4, ये वाला 1, कौन सा बॉन्ड? COC। तो बताओ यहां पर जो बॉन्ड है इट इज 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर। तो पूरी ब्रांच में 1,6 नहीं है, पॉइंट ऑफ ब्रांचिंग पर
फिर 1,4। 30% लोगों को कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि उन्होंने मेरी बात सुनी नहीं। अब ईमानदारी से हाथ उठाना, किसको किसको समझ में नहीं आया? गुड गुड। और टीचर इसी बहाव में बह जाता है। क्योंकि मैं बेवकूफ स्टूडेंट था तो मुझे मालूम था कि कई लोगों को समझ में आ गया, मुझे नहीं आया। अब मेरे साथ करना, करोगे? मरे बनाओगे? ग्लूकोज बना दो, हमारे लिए इतना ही बहुत है। सर आप बार बार वही कर देते हो, हमारा दिमाग खराब हो जाता है। जाने क्या क्या करते रहते हो, गंदे गंदे आदमी हो। चलो भाई, अब क्या करे बेटा, पढ़ाई अच्छी चीज होती तो फिर तो हमको अच्छे अच्छे इंसान मिलते नहीं। इस दुनिया में पढ़ाई से ज्यादा गंदा काम कुछ है? अब 6 पोजीशन नहीं बनाए तो मम्मी कसम तुमको चीटी काटेगी किसी ने। पहली पोजीशन ये आया ना आया, वो बेटा अंगड़ाई ले रहा, कहाँ फंस गए, जगह दे निकलने दो इससे। दूसरी पोजीशन, तीसरी, चौथी, पांचवी, CO, उसी में CS2। पक्का? पहली पोजीशन ये वाली है, दूसरी वाली, तीसरी वाली, चौथी वाली, पांचवी वाली COC, CS2। भाई थोड़ी मदद कर दोगे तो काम आ जाएगा। पहली पोजीशन, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी COC और ये वाला CS2। बेटा पोजीशन बहुत है, इस वजह से पंगे आ रहे हैं, नहीं तो अभी तक तो निकल गया होता। पहली पोजीशन, दूसरी, गुस्साओं में OH, COC, CS2। बदतमीज कहीं के टीचर। चलो पहले कौन से बॉन्ड बनाए? 1,4। पोजीशन नंबर 1,4 बॉन्ड बना दें। कौन सा? COC बन गया। अब बताओ बॉन्ड बना दें, बोलो COC कौन सा? और फिर से बॉन्ड बना दें, बोलो 1,C। हिंदी में नहीं आ रहा है। अब बेटा जिन लोगों को नहीं आ रहा है ये बताओ पोजीशन नंबर, ये वाली। कुछ लोग तो इंग्लिश में 1,4 कैसे हो गया? पोजीशन नंबर 1 और 4 के बीच में बॉन्ड है 1, और बॉन्ड का नाम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब बार बार वही लिखेंगे 1,4, 1,4। जब 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा तो चैन कैसी होगी? अब देखो एक लीनियर चैन मेरे लिए और बनाओ। एक जो लोग और बना देंगे वो अच्छे राजा बाबू बना देंगे। हाँ एक लीनियर चेन और बना दो। अब मैं उतनी दूर नहीं जाऊंगा, मैं मान लूंगा कि तुम्हें आता है। नहीं आता है? आता है। बताओ कौन सा बॉन्ड? COC। कौन सा बॉन्ड? कौन सा वाला? 1,4। बोलो कौन? 1। अच्छा बताओ ये वाली पोजीशन 1 थी कि 4 थी? 1। ये वाली 2, ये वाली 4, ये वाली CH2OH और ये COC। पक्का? बताओ ये लीनियर चेन की बेटा ब्रांच और ये लीनियर, 2 लीनियर हो गए। अब इस लीनियर की पहली पोजीशन कौन सी और इसकी छठी? 1 2 3 4 5 6 आपस में बॉन्ड बनाएंगी वाटर निकाल के। उस बॉन्ड का नाम होगा CH2OC। बोलो इसका नाम 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो कोई मुझे बताए व्हाई इट इज 1,6? ये पोजीशन 1, ये पोजीशन 6। बताओ इस वाली शुगर में 1,4 भी है, 1,6 भी है। इसमें दोनों तरफ 1,4, इसमें दोनों तरफ 1,4, इसमें दोनों तरफ, इसमें दोनों तरफ और इसमें एक तरफ और एक तरफ। जहां पर 1,6 है इट इज अ पॉइंट ऑफ ब्रांचिंग। पॉइंट ऑफ। तो अगर मुझे ब्रांच बनानी है तो बताओ कौन सा बॉन्ड होगा? 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड।
बिटिया आया कि नहीं आया? आ गया। अब आपकी बुक में इन्होंने कहा है कि एक कार्टून बना के मैंने देख लो। उन्होंने, बुक ने बोला, मैंने नहीं बोला। बोले कार्टून में मैंने एक चेन बनाई है, फिर उसकी ब्रांच बनाई है, फिर उसकी ब्रांच बनाई है, फिर उसकी ब्रांच बनाई है। भाइयों बहनों, सबको मैं इनवाइट करता हूं, बताओ इस पॉइंट पर कौन सा बॉन्ड? इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर 1,6, यहां पर, यहां पर, बाकी सब जगह, बाकी जगह, बाकी जगह, बाकी 4 नहीं आया। पेज नंबर बताओ कौन सा है? हाँ? नीचे जो डायग्राम दिखा देखो जरा, पेज नंबर 148 में नीचे डायग्राम बना है, लाइन बनी है। बताओ लाइन के जहां पर पॉइंट ऑफ ब्रांचिंग है कौन सा? 1,6। और जरा पॉइंट ऑफ ब्रांचिंग में COC है कि CS2OC है? बुक में देख के बताओ मुझे, यहां मत देखो, बुक में देखो। ब्रांच जहां पर बन रही है COC की CS2OC? और CS2OC का मतलब, और बेटा 2 हेक्सागन के बीच में जो है COC, व्हाट इज 1,4? बताओ कौन लीनियर ब्रांचिंग थी और कौन ब्रांच है? किसमें केवल 1,4 थे? सेलुलोज। किसमें 1,4 के साथ 1,6 भी है? तो कौन ब्रांच्ड है, कौन लीनियर है? नहीं आया ना? आया? तो बताओ जो आपकी बुक में पेज नंबर 148 में कार्टून बना है, कार्टून मतलब जो डायग्राम बना है दिखाई पड़ेगा? बताओ उसके CS2O बॉन्ड पे लाइन करो, जहां जहां CS2O हो, CS2OC, ये बताओ कौन सा बॉन्ड होगा? 1,6। और जहां पर COC है, हाँ, ज्यादा कौन से है और कम कौन है? और क्या उसको लाइन से ड्रॉ किया उन्होंने? और उन्होंने ऐसी लाइन बनाई ऐसी, और फिर बोला ये ब्रांचेस हैं, ये ब्रांचेस हैं। बताओ इस पूरी लाइन में, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, चेन में, चेन में, चेन में पॉइंट ऑफ ब्रांचिंग। आया कि नहीं आया? सर कुछ नहीं आया। अब जिनको नहीं आया था वो लोग बताएं, उनको आया? आप बताओ किसको नहीं आया? आप सुनो, तुम में से किसी ने नहीं पूछा कि सेलुलोज लीनियर क्यों है, स्टार्च ब्रांच क्यों? सुनो, सेलुलोज को बनाना है स्ट्रक्चर, सेलुलोज को बनाना है सेल वॉल, और सेल वॉल एक स्ट्रक्चर है। इस वजह से किसी भी स्ट्रक्चर में जितनी लीनियर चीजें होंगी उतना अच्छा हो। तुम एक लीनियर दीवार बनाना चाहते हो, उसमें खूब ब्रांचेस निकालना चाहते हो? नहीं, दीवार एकदम लीनियर होनी चाहिए। और स्टार्च है स्टोरेज मटेरियल, जगह कम घेरे और एनर्जी ज्यादा दे। कब हो सकता है? जब वो लंबा चेनों की ब्रांच, जो भी चीजें स्टोर की जाती हैं वो हम चाहते हैं कि वो खूब जगह घेरे कि कम घेरे, और एनर्जी। तो बताओ स्टार्च में कम जगह में घेरने के लिए और एनर्जी ज्यादा देने के लिए बॉन्ड ज्यादा चाहिए, बॉन्ड ज्यादा चाहिए, लेकिन चेन के रूप में कि ब्रांच के रूप में? इसीलिए स्टार्च ब्रांच्ड है और सेलुलोज कैसा है? नहीं आया पाल साहब? आ गया? तो बताओ कौन है लीनियर पॉलीमर? कौन ब्रांच? पक्का? हाँ, अब चलो बताओ व्हाट इज पॉलीसेकेराइड? पॉलीमर आर नोन एज, 2 एग्जाम्पल याद है? एक कौन? सेलुलोज और एक पक्का? नाउ सेलुलोज और स्टार्च में क्या था? ग्लूकोज। अब तीसरा बंदा आया, नाम है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन ऑल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च।
Glycogen is also the polymer of glucose. It is highly branched. अब सुनो, क्या ग्लाइकोजन में 1,4 बॉन्ड होंगे? अरे बेवकूफ, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज ग्लूकोज आपस में जुड़ेंगे, क्या बनाएंगे? क्या इनमें ब्रांच होगी? कम की ज्यादा? ज्यादा, हाईली ब्रांच, क्योंकि एनिमल में स्टार्च की तरह रहते हैं कौन? ग्लाइकोज। तो एनिमल में जगह और कम है, प्लांट में जगह ज्यादा है, एनिमल में जगह है और कम जगह में और ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो कम ब्रांच की ज्यादा ब्रांच। तो बोलते हैं सबसे ज्यादा ब्रांचेस किसमें पाई जाती हैं? तो ग्लाइकोजन इज अ वेरी हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। अगर 3 पूछे जाए, सेलुलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन में सबसे ज्यादा ब्रांच दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, पक्का? बताओ किस में सबसे ज्यादा 1,6 बॉन्ड? उसके बाद समझ गए? बताओ, सेलुलोज में जनरली 1,6 बॉन्ड, क्योंकि वो लीनियर है कि ब्रांच है? हटा दें। तो बताओ 3 मैंने पॉलीमर बताए पॉलीसैकेराइड के, तीनों बता पाओगे? बोलो। सेलुलोज इज द पॉलीमर ऑफ, स्टार्च इज द पॉलीमर ऑफ, और ग्लाइकोजन इज द पॉलीमर ऑफ। तीनों ग्लूकोज। तो तीनों में कुछ अंतर होगा? एक दूसरा, एक एनिमल में कौन सा? ग्लाइकोजन। पक्का? 2 प्लांट में, सेलुलोज और स्टार्च। सुनील सर में सेलुलोज और स्टार्च है, क्या है? पक्का? तो ग्लाइकोजन इज प्लांट स्टार्च और एनिमल। इन सब में सबसे ज्यादा ब्रांच कौन है? बोलते हैं जैसे ग्लूकोज की लीनियर चेन होती है, ब्रांच चेन होती है, उसी तरह फ्रक्टोज के भी पॉलीमर होते हैं। पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, दे आर नोन एज इनुलिन। इंसुलिन की इनुलिन, इंसुलिन was प्रोटीन, हार्मोन था, एंड इनुलिन इज अ पॉलीसैकेराइड। क्या है? इंसुलिन भी पॉलीमर था, इनुलिन भी पॉलीमर है। वो किसका पॉलीमर था? अमीनो एसिड का। ये किसका है? ये किसका है? फ्रक्टोज। डहलिया नाम का पौधा सुना होगा। डहलिया की जड़ों में पाया जाता है इनुलिन। 1 साल पूछा गया ऑल इंडिया पीएमटी में। डहलिया की जड़ों में पाया जाता है इनुलिन। इट इज अ स्टोरेज मटेरियल मेड अप ऑफ फ्रक्टोज। कौन से? तो बताओ, ग्लूकोज 1,4 बॉन्ड और फ्रक्टोज 1,4 बॉन्ड सिमिलर ही होंगे, लेकिन शुगर सेम की डिफरेंट। वहां पर ग्लूकोज, यहाँ पर। चलो 4 एग्जांपल बताओ, पॉलीसैकेराइड के 4 एग्जांपल। सेलुलोज, पक्का? तो भाई सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, इनुलिन। चारों में से 3 है ग्लूकोज के, 3 है ग्लूकोज के। लीनियर, ब्रांच बस प्लांट, ब्रांच एंड एनिमल, फ्रक्टोज। अब सुनना, बोलते हैं जिन सुगर्स में फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं या फ्री कीटोन ग्रुप्स होते हैं,
वो शुगर जनरली रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट पैदा करती हैं। अब ये क्या होता है बताते हैं। ये शुगर बेनेडिक्ट सॉल्यूशन या फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देती है। अब बेनेडिक्ट सॉल्यूशन तो सुना ही होगा और फेलिंग सॉल्यूशन को तो सुना ही होगा। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कर देती है। चूंकि इन शुगर्स में फ्री एल्डिहाइड और फ्री कीटोनिक ग्रुप है तो ये रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट पैदा करके बेनेडिक्ट और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कर देती है। ऐसी शुगर्स को हम लोग रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग शुगर। क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग शुगर। इनकी एक लिस्ट है जो आपको लिखनी चाहिए, बुक में बहुत डिटेल में नहीं लेकिन पूछी बहुत जाती है। ऑल मोनोसेक्राइड्स आर रिड्यूसिंग। ऑल मोनोसेक्राइड्स दे आर द रिड्यूसिंग शुगर। अब मैं पूछूं ग्लिसरॉल्डिहाइड रिड्यूसिंग, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, all are reducing. Disaccharide, mostly disaccharides are reducing except sucrose. Sucrose. एक और डाइसैकराइड होती है ट्री हेलोज, वो अपने कोर्स में है नहीं। ट्री हेलोज ये भी बेटा नॉन रिड्यूसिंग है। बोथ आर नॉन रिड्यूसिंग। एंड द थर्ड पॉइंट, मैं डरते हुए लिख रहा हूं, बहुत डरते हुए लिख रहा हूं, पर क्योंकि इसकी केमिस्ट्री मुझे बहुत अच्छी तरीके से आती नहीं है तो अपने केमिस्ट्री टीचर से पूछना, बुक में एनसीईआरटी में नहीं है। ऑल पॉलीसेक्राइड्स आर नॉन रिड्यूसिंग। ऑल पॉलीसेक्राइड्स आर नॉन रिड्यूसिंग but they have reducing end। अब बोलोगे ये क्या है सर? लंबी चेन है, पूरी की पूरी चेन रिड्यूसिंग नहीं है, नॉन रिड्यूसिंग, लेकिन उसका एक एंड होगा जो कैसा होगा? रिड्यूसिंग। पूरी चेन की एंड। हाँ, तो 3 पॉइंट लिखो। यस, पहला पॉइंट, ऑल मोनोसेक्राइड आर रिड्यूसिंग। सारी मोनोसेक्राइड रिड्यूसिंग। मोस्टली डाइसेक्राइड आर रिड्यूसिंग एक्सेप्ट सुक्रोज एंड ट्री हेलोज। तीसरा, ऑल पॉलीसेक्राइड आर नॉन रिड्यूसिंग बट दे हैव रिड्यूसिंग एंड। इनमें रिड्यूसिंग एंड होते हैं। ओके, शांत होकर सुनिए। तो बोलते हैं जब हम पॉलीसेक्राइड का स्ट्रक्चर देखने जाते हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। अब हमारे लिए पॉलीसेक्राइड का स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हटाएं? हाँ। हटा दें? चलो हटा रहा हूं। तो नाउ स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीसेक्राइड।
जब भी आप पॉलीसैकेराइड के स्ट्रक्चर देखने जाएंगे, लेट सपोज इट इज ग्लाइकोजन, क्योंकि आपकी बुक में ग्लाइकोजन ही दिया है, तो बोलते हैं ग्लाइकोजन के जो बेटा स्ट्रक्चर होते हैं, नो डाउट इनमें बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। आप अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग बॉन्ड बोल सकते हो। जैसे मेरे बच्चे यहां पर, 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 पूरी चेन में 1-4 याद रहेगा। बट जब इस पूरी चेन के तुम दो एंड देखोगे, ये वाला और ये वाला, इसमें से एक एंड माना जाएगा लेफ्ट एंड, और जो लेफ्ट एंड होगा इट इज नॉन रिड्यूसिंग एंड। और दूसरा एंड माना जाएगा राइट एंड। और राइट एंड उसी को बोला जाएगा जिसमें रिड्यूस करने की क्षमता होगी, इसीलिए बोलते हैं रिड्यूसिंग एंड। तो किसी भी पॉलीसैकेराइड में कितने एंड? एक कौन? लेफ्ट एंड, और एक कौन सा लेफ्ट? नॉन रिड्यूसिंग। कौन सा राइट? सौरभ गमछा, मफलर, स्टॉल, मास्क नहीं, पगला गए हो का? जैसे मैं अगर इस चेन को बोलूं कि ये पॉलीसैकेराइड है, प्लीज हंसिए मत और ध्यान सुनिए, ये पॉलीसैकेराइड है, और मैं बोल दूं कि ये है राइट एंड, कैसा? और ये वाला, तो मैं क्यों बोल रहा हूं इसे राइट? क्योंकि मैंने इसे राइट में पकड़ा है। अभी ये राइट था क्योंकि ये कैसा है? रिड्यूस से। अभी फिर से ये क्या है? राइट। अब तो सर आपने लेफ्ट में पकड़ लिया, तो क्या हुआ? मैं लेफ्ट में पकड़ूं, राइट में पकड़ूं, सीधा पकड़ो, अब बताओ कौन लेफ्ट कौन राइट? सर इसमें कोई लेफ्ट नहीं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, लेकिन फिर भी इसे ऊपर वाला और नीचे वाला नहीं कहेंगे। जिस एंड का नाम रिड्यूस है, बोलो कैसा हुआ? वो कौन सा एंड? रिड्यूस, राइट। और जो वाला दैट इज मैंने सर राइट में पकड़ो तो राइट, लेफ्ट में पकड़ो तो लेफ्ट, नहीं, ऐसा नहीं। जो भी एंड, जिस एंड में भी एल्डिहाइड ग्रुप फ्री होगा, जिस एंड में भी, वो कौन सा? रिड्यूस है। और जिसमें नहीं फ्री होगा, पक्का? तो बताओ एक एंड और दूसरा। थैंक यू वेरी मच। तो बताओ मैं इस पूरी चेन को उल्टा लिख दूं और फिर बोल दूं यहां रिड्यूसिंग है, तो अब इधर ये वाला राइट, वो वाला याद रहेगा। इनके प्राइमरी स्ट्रक्चर हमेशा रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग स्ट्रक्चर से पहचाने जाते हैं, लेकिन पॉलीसैकेराइड दे में हैव सेकेंडरी स्ट्रक्चर आल्सो, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में भी हेलिकल। कैसे हो सकते हैं? सुनो मत फिर मरना। यही जो लंबी लंबी चेन थी मैं इसे हेलिकल करने लगा, इसी चेन को हेलिकल करने लगा। अभी भी ये वाला एंड कौन सा? अभी भी ये वाला एंड, बोलो कैसा? पर अब ये सीधा है कि हेलिकल? तो बोलते हैं स्टार्च प्राइमरी स्ट्रक्चर में नहीं मिलते, किसमें मिलते हैं? सेकेंडरी। और स्टार्च सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाते वक्त हेलिक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हेलिक्स। क्या उल्टा पड़ा है? हेलिक्स तो डीएनए में होता है, ये टीचर ही खराब है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में एक एंड लेफ्ट और एक, वो लेफ्ट और राइट एंड रहेंगे। लो बेटा फिजिसिस्ट हो, वो लेफ्ट और राइट एंड अभी भी हैं, अभी भी लेफ्ट एंड राइट एंड है। नाउ दे बिकम हेलिकल। अगर हेलिकल हो गए तो अभी भी ये लेफ्ट, अभी भी ये, बट अब सीधे हैं कि हेलिकल? तो बताओ ये स्ट्रक्चर प्राइमरी माना जाए कि सेकेंडरी? सेकेंडरी। और जब ये सीधा था
तो जितने भी सीधे स्ट्रक्चर होते हैं प्राइमरी, और जब प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या पड़ जाए 4, तो बताओ क्या हो गए सेकेंडरी। तो बोलते हैं स्टार्च दे आर प्रेजेंट इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर, किस फॉर्म में, और इसीलिए सेकेंडरी स्ट्रक्चर इनका कैसा होता है हेलिकल। और बोलते हैं इसीलिए इस सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर में अगर आप आयोडीन डालो, क्या डालो, आयोडीन ट्रैप हो जाती है, और अगर आयोडीन ट्रैप हो गई तो ब्लू कलर आता है, कैसा कलर। तो बताइए स्टार्च, ग्लाइकोजन हटा दो, अब यहाँ स्टार्च लिख सकते हैं, स्टार्च में अगर मैं क्या डाल दूं आयोडीन, तो वो किस कलर का होगा। लेकिन सेलुलोज चूंकि लीनियर पॉलीमर है, सेलुलोज, और बताओ लीनियर पॉली होने वालों के साथ उनमें हेलिक्स, तो बताओ आयोडीन डालने पर आयोडीन से रिएक्शन, तो जहां सेलुलोज होगा वहां पर आयोडीन से ब्लू कलर, और जहां पर स्टार्च होगा वहां पर आयोडीन से ब्लू कलर। याद करो 11th और 12th की लैब्स, जब तुम आलू काटने के बाद आयोडीन सोल्यूशन डालते थे तो आलू में क्या था स्टार्च, वो कैसा होता था ब्लू, नहीं आया। तो ये बात आपकी बुक में लिखा है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर के, ये कब हुआ, तुम लैब गए नहीं, प्याज कटवाई थी, सारी जगह आलू कटवाई, जिनके यहाँ प्याज कटवाई। अरे यार हमें आलू प्याज के चक्कर में, पॉलीसेकेराइड के अपने प्राइमरी स्ट्रक्चर होते हैं, क्या इनके सेकेंडरी होंगे। स्टार्च का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो लीनियर है कि हेलिकल है, क्या उस हेलिक्स में आयोडीन ट्रैप हो सकती है, और अगर आयोडीन ट्रैप हो गई तो कलर ब्लू। तो बताओ सेलुलोज पे आयोडीन डालो, कलर की कलरलेस, या फिर जो आयोडीन का कलर है वही आएगा, यस और नो। और अगर मैं स्टार्च में डालूं तो क्यों, क्योंकि आयोडीन ट्रैप होकर के कलरिंग कंपाउंड बनाएगा विद स्टार्च। हटाएं, अभी तक सिंपल पॉलीसेकेराइड खत्म हुई है, फ्लोरिडियम स्टार्च। देखो बेटा स्टार्च के दो कंपोनेंट होते हैं, एक एमाइलोज और एक एमाइलोपेक्टिन, वो हमारे कोर्स में नहीं है, केमिस्ट्री में पढ़ा है, एमाइलोज और, तो जो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है उसका स्ट्रक्चर एमाइलोपेक्टिन जैसा, किसकी तरह, और यहाँ पर एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन, थोड़ा स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। ओके, हटाने रहे। उतना तो मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं, हमको तो बायोलॉजी से मतलब है, केमिस्ट्री वाले केमिस्ट्री वाला जाने। हमारी एनसीईआरटी में कोई लिखी लाइन आपको अभी तक समझ में नहीं आई हो तो बताओ, ऐसा हुआ है? हाँ नहीं हुआ, तो बताओ स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीसेकेराइड प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी में हेलिकल स्ट्रक्चर बनाना किसका फीचर है, और स्टार्च इन हेलिक्स में क्या छुपा लेता है, आयोडीन डालोगे तो ब्लू कलर देगा। सूर्या पन्ने मत गिनो, बहुत नापसंद है मुझे, मैं कोई जल्दबाजी करके पढ़ा रहा हूँ, ईमानदारी से मेहनत कर करके पढ़ा रहा हूँ। लोग एक दिन में 1 क्लास पढ़ाते, मैं 2 पढ़ा रहा हूँ, 6 दिन में लोग 6 क्लास पढ़ाते, मैं 12 पढ़ा रहा हूँ। इसलिए कि मुझे जल्दी कोर्स खत्म करना है, नहीं, इसलिए कि तुम्हें समझ में आ जाए, कोर्स तो खत्म होना ही। कोर्स खत्म करना होता तो एक चैप्टर को 5 दिन में निपटा देता। आप लोग की आदतें गंदी है, आपको लगता है जल्दी जल्दी सब हो जाए, फिर क्या करोगे? लो हो गया, हमने कह दिया कोर्स खत्म, कल से कोर्स खत्म हो गया, अब रिवीजन करो, रिवीजन, कोर्स तो खत्म हो चुका है। चलो भाई, इसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स शुगर पढ़ने जा रहे हैं। मर गए तुम? नहीं मरे, जिंदा हो? अच्छा बताओ, अभी तक सिंपल शुगर थी कि कॉम्प्लेक्स? अब कौन सी? कॉम्प्लेक्स शुगर वो शुगर होती है जिनमें शुगर के साथ नॉन शुगर पार्ट भी होता है, सैकराइड के साथ नॉन सैकराइड पार्ट भी जुड़ा होता है। इन्हें बोलते हैं कॉम्प्लेक्स शुगर। जैसे
ग्लूकोज के साथ आप एमीन जोड़ दो, नाम हो गया ग्लूकोसामीन। अगर आपकी बात कोई पूछे ग्लूकोसामीन कैसी शुगर है, क्या मतलब है? अगर आप गैलेक्टोज के साथ अमीन जोड़ दो, नाम बता पाना, that is known as galactosamine। ग्लूकोज के साथ अमीन जोड़ा ग्लूकोसामीन, गैलेक्टोज के साथ अमीन जोड़ा गैलेक्टोसामीन, फ्रक्टोज के साथ अमीन जोड़ा फ्रक्टोसामीन। इसमें जो अमीन पोर्शन है इट इज सैकराइड कि नॉन सैकराइड? दीज आर द सिंपल शुगर और कॉम्प्लेक्स। अब सुनो, एनी ग्लूकोसामीन, गैलेक्टोसामीन और फ्रक्टोसामीन में आप एसेटाइल ग्रुप जोड़ने लगो, एसेटाइल ग्रुप CH3COH। अब इनके नाम बदल जाएंगे, इस ऊपर वाले का नाम एन एसेटाइल ग्लूकोसामीन। नाम सुना सुना लग रहा है, क्या बोलते हैं? नाग, नाग, नाग। व्हाट इज नाग? एन एसेटाइल ग्लूकोसामीन। अब इसका नाम एन एसेटिल गैलेक्टोसामीन। बोलो क्या नाम? एन एसेटिल गैलेक्टोसामीन। कब तक आदमी झेलेगा? दिमाग तो खराब हो ही जाएगा। ग्लूकोज के साथ अमीन, फ्रक्टोज के साथ, गैलेक्टोज के साथ एसेटाइल में जोड़ दो, एन एसेटाइल ग्लूकोसामीन, एन एसेटाइल फ्रक्टोसामीन, एन एसेटाइल गैलेक्टोसामीन। अब ध्यान सुनो, दिमाग फट गया लेकिन फिर भी सुनो। बताओ, एन एसेटाइल ग्लूकोसामीन मोनोमर की पॉलीमर? पॉलीमर। हम टीचर ही खराब है, पता है क्यों? क्योंकि हम क्वेश्चन तुमको कंफ्यूजिंग वाला पूछ ही रहे। ध्यान सुनो, नाग इज अ मोनोमर जिसमें एक एसेटाइल ग्रुप है, एक अमीन ग्रुप है और एक ग्लूकोज ग्रुप है। तो बताओ ये एक मॉलिक्यूल है कि तीन? तीन। एक मोती था, उस पे हमने चमकदार एक लटकन इधर लगा दी और एक चमकदार लटकन इधर लगा दी। मोती कितने हो गए? तीन। फिर एक मोती लिया, यहां एक चमकदार लटकन लगा दी और यहां पर एक चमकदार लटकन लगा दी। मोती एक की तीन। लेकिन ये मोती एक चीज से कि तीन चीज से? ये है एसेटाइल, ये है ग्लूकोज, ये है अमीन। एसेटाइल ग्लूकोज अमीन, एसेटाइल ग्लूकोज अमीन। बताओ, मोनोमर की पॉलीमर? पॉलीमर। मोनोमर की पॉलीमर? तो नाग इज, पर नाग इज मोनोमर, पर कैसा मोनोमर? सिंपल की कॉम्प्लेक्स? अभी देखो, ग्लूकोज इज मोनोमर, ग्लूकोज इज सिंपल की कॉम्प्लेक्स, आपस में जुड़ गया। पॉलीमर क्या? मे बी सेलुलोज, मे बी स्टार्च, मे बी ग्लाइकोजन। नहीं आया, जैसे ग्लूकोज वैसे नाग, पर नाग सिंपल की कॉम्प्लेक्स। अगेन नाग, अगेन नाग, अगेन नाग। तो बताओ, सिंपल की कॉम्प्लेक्स? कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स है, पर मोनोमर है कि पॉलीमर? क्या ये आपस में जुड़ सकते हैं? मोनोमर की पॉलीमर। इसी पॉलीमर का नाम है काइटिन। फिर से बोलो। सो काइटिन इज द पॉलीमर ऑफ नाग। व्हाट इज नाग? एन-एसिटिल ग्लूकोसामीन। अमीन में क्या है? नाइट्रोजन। फिर से बोलो,
इसीलिए काइटिन को हम लोग नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड बोलते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड। अब एक आखिरी क्वेश्चन, काइटिन इज होमोपॉलीमर की हेट्रो? हेट्रो। क्या हर बार मॉलिक्यूल सेम है? यस, इट इज अ होमोपॉलीमर। काइटिन इज होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर है बट सिंपल की कॉम्प्लेक्स। बताओ, स्टार्च इज सिंपल होमोपॉलीमर, सेलुलोज इज सिंपल होमोपॉलीमर, ग्लाइकोजन इज सिंपल होमोपॉलीमर। सिंपल होमोपॉलीमर में ब्रांच कौन? सिंपल होमो ब्रांच्ड पॉलीमर, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। नहीं आया? कॉम्प्लेक्स होमोपॉलीमर। बुद्धि गई काम से। बताओ, ये पॉलीमर होमो की हेट्रो? हर बार मोनोमर सेम की डिफरेंस? जब जब मोनोमर सेम होंगे होमो के हेट्रो, लेकिन ये जो मोनोमर है वो सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स? तो बताओ, ये कॉम्प्लेक्स पॉलीमर की बेटा सिंपल, हाँ कॉम्प्लेक्स, लेकिन होमो के हेट्रो। पुरानी किताबों में काइटिन हेट्रोपॉलीमर लिखा है। सारे लोग देखो किन की किताबों में हेट्रोपॉलीमर लिखा है। पॉलीसेक्राइड की आखिरी लाइन कितने लोगों में हेट्रो लिखा है? 2, 3, 4। इनको होमोपॉलीमर लिखो। हाँ, मोस्टली लिखाओ, कुछ भी लिखाओ, उसे होमोपॉलीमर लिखो। आखिरी लाइन कितने लोगों में होमोपॉलीमर लिखा है? ये नई बुक है, मोस्टली होमोपॉलीमर। हाँ, क्यों? क्योंकि यही नाग नाम डैप के साथ बनाता है पेप्टाइडोग्लाइकन। फिर से बोलो, तब वो होमो है कि हेट्रो है? हेट्रो। यहाँ पर पेप्टाइडोग्लाइकन इज हेट्रो और काइटिन इज होमो। तुम्हारी हिम्मत नहीं बेटा। एक बच्चा उठ के भाग गया, कहता बहुत हो गया, ग्लूकोसामिन कर्कोसामिन। शाम को क्लास है किसकी? वो तो है ही है, इसलिए जाना चाहते हैं। तो भाई हमने प्रोटीन पढ़ लिया, पॉलीसेक्राइड पढ़ लिया। अब मुझे मालूम है कि तुम संभाल नहीं पाओगे डीएनए आरएनए को, इसलिए तुम जाओ 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 जाओ। 1:30 बजे तक पढ़ना था, 2 घंटे हो गए। 2 घंटे नहीं हुआ? 2 बजे तक बेटा झेल नहीं पाएंगे लोग, गाली देंगे। 2 लोग उठ जाते, मेरा दिमाग बैठ खराब हो जाता। फिजिक्स वाले 4 घंटे पढ़ाते हैं, तब वहां पढ़ लेते हैं। एक सीधे आदमी को सता रहे हो तो सता लो बेटा, सता लो। जान दो बेटा, डीएनए आरएनए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं आया तो हमारा लॉस हो जाएगा। डीएनए आरएनए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? मेरा लॉस हो जाएगा।
कभी 1.5 घंटे 2 घंटे उससे कम ही सोते थे। तो क्लास में नींद नहीं आती थी। देखो अभी हम लोग कितने रात में वो नहीं रात में जाग के पढ़ते रहते हैं ना, हमको क्लास में तुरंत लगती है। और तो धीरे धीरे शुरुआत से क्लास सुबह 7 बजे जब 6 बजे चलती थी तो आधे बच्चे सोते थे। सर कहते थे सर कहते तेरा डैडी लेके आओ इसी में